सोमदेव चंद्र एक गद्दार है। लीला ज्योति ने अंततः वह सत्य बोल दिया जिसे वर्षों से उसने अपने हृदय के सबसे अंधेरे कोने में दबाकर रखा था। यद्यपि रुद्र प्रताप पहले से ही जानता था कि सोमदेव चंद्र बाहर से जितना सीधा और न्यायप्रिय दिखाई देता है, भीतर से वह उतना ही विकृत और स्वार्थी है, फिर भी लीला के शब्दों ने उसे क्षण भर के लिए स्तब्ध कर दिया। वह नीच प्राणी, लीला की आवाज में वर्षों का संचित आक्रोश फूट पड़ा। शुरुआत से ही न तो अन्वेषकों के अधिकारों में उसकी कोई रुचि थी और न ही उन दर्जन शिशुओं के दुख दर्द को समझने की। वह केवल सत्ता, लाभ और नियंत्रण चाहता था। लीला अब अपनी सामान्य शांत छवि से बिल्कुल अलग थी। उसके शब्द बिना रुके तीखे बाणों की तरह निकल रहे थे। जब हम सुरंग खोदक थे, जब हम पशुओं की तरह जीने को मजबूर थे, तब सबकी स्थिति समान नहीं थी। कुछ लोग थे जो अपनी ही जाति से चिपकने के बजाय अधोलोक की शक्तियों के चरणों में झुक गए ताकि वे उनका आशीर्वाद पा सकें। सोमदेव चंद्र और उसके साथी उन्हीं में से थे। रुद्र प्रताप का हृदय एक बार फिर कांप उठा। उस युग में उसने देखा था कैसे लोग एक दूसरे को बचाने के लिए मर गए, कैसे अनगिनत वयस्कों ने अपने प्राणों की आहुति देकर बच्चों को आगे बढ़ाया, और अंततः वह स्वयं 12वें तल से जीवित लौटने वाला अकेला मानव था। पर यह सुनना कि उसी नरक में कुछ लोग परजीवियों की तरह जीवित रहे, अपने ही साथियों को बेचकर, ये कल्पना से परे था। लगता है तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा, लीला ने उसके चेहरे की प्रतिक्रिया देखकर कहा। रुद्र प्रताप ने गंभीर स्वर में प्रश्न किया, यदि यह सत्य है तो तुमने उसे तब क्यों नहीं रोका? मेरी जानकारी में सरकार तक ऐसे मानव शिकारियों को स्वीकार नहीं करती। लीला ने गहरी सांस ली। मुझे स्वीकार करना पड़ेगा, हम अल्पसंख्यक थे। पृथ्वी पर टिके रहने के लिए हमें एक दूसरे का सहारा लेना पड़ा। आज लोग हमें सामान्य नागरिक मानते हैं, लेकिन युद्ध के तुरंत बाद हमें राक्षसों की संतान समझा जाता था। उसकी आंखों में कटु सत्य चमक उठा। लोग कहते थे कि हम पीड़ित हैं, लेकिन भीतर ही भीतर हमें अधोलोक से निकली गंदगी समझते थे। हमने एक दूसरे से लड़ने के बजाय चुप रहना चुना और वही हमारी सबसे बड़ी भूल थी। शंका ही राक्षस को जन्म देती है। उस समय की परिस्थितियों में ये कथन पुनर्तः सत्य प्रतीत होता था। फिर भी रुद्र प्रताप को एक प्रश्न कचोट रहा था, इसके बाद भी तुमने उसे समाप्त क्यों नहीं किया? लीला का स्वर धीमा पड़ गया। जो भी सोमदेव चंद्र के अतीत को जानता था, वे लोग अभियानों के दौरान दुर्घटनाओं का शिकार होने लगे। जब तक हम सच्चाई समझ पाते, हमारे अधिकांश साथी मर चुके थे। उसने दांत भींच लिए, और तब तक वह स्वयं को अन्वेषकों का रक्षक घोषित कर चुका था। अब सब कुछ स्पष्ट हो रहा था। जिस प्रतिष्ठा पर सोमदेव चंद्र आज खड़ा था, वह वर्षों के रक्त और विश्वासघात से बनी थी। लीला ने आगे कहा, लेकिन मैं उससे केवल अतीत के कारण घृणा नहीं करती। यदि उसने अपने अपराधों का प्रायश्चित किया होता तो मैं उसे क्षमा कर सकती थी। उसकी दृष्टि कठोर हो गई, लेकिन उसके अपराध अभी समाप्त नहीं हुए हैं। रुद्र प्रताप ने धीमे स्वर में कहा, तो इसका अर्थ यह है कि? हाँ, लीला ने दांत पीसते हुए कहा, मेरी डाउन जेम की लत भी उसी की साजिश थी। रुद्र प्रताप चौंक उठा। अन्वेषक संघ ही उन नशीले पदार्थों के निर्माण और वितरण को नियंत्रित करता है, लीला ने स्पष्ट किया। अब अंतिम टुकड़ा भी अपनी जगह बैठ चुका था। चंद्रशेखर, लीला की आंखों में पीड़ा चमकी। उसने मुझे बिना बताए जहर दिया। वह सोमदेव के आदेशों पर ही काम कर रहा था। रुद्र प्रताप ने गहरी सांस ली। अर्थात वे दोनों शुरू से साथ थे। लीला ने सिर हिलाया, और अब उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। अब मुझे क्रोध से अधिक प्रतीक्षा है। क्यों? रुद्र ने पूछा। लीला ने सीधे उसकी आंखों में देखा। क्योंकि सोमदेव चंद्र ने तुम्हें अपना शत्रु बना लिया है। उस क्षण रुद्र प्रताप की दृष्टि में पहली बार लीला के प्रति कोई संदेह नहीं बचा। सत्य की आंखों ने पुष्टि कर दी थी। ये स्त्री अब कभी भी अन्वेषक संघ या सोमदेव चंद्र के साथ नहीं खड़ी होगी। अब रुद्र प्रताप को इस विषय में कोई संदेह शेष नहीं था कि लीला ज्योति कभी भी सोमदेव चंद्र और अन्वेषक संघ के साथ हाथ नहीं मिलाएगी। सत्य की आंखों ने जिस निष्कर्ष की पुष्टि कर दी थी, उस पर अब उसके मन में कोई प्रश्न नहीं बचा था। शायद लीला ने भी रुद्र के भीतर आए उस सूक्ष्म परिवर्तन को भांप लिया था, क्योंकि इसके बाद उसका व्यवहार पहले की तुलना में कहीं अधिक सहज और अपनापन लिए हुए हो गया। उसी क्षण रुद्र प्रताप को ऐसा अनुभव हुआ मानो वह फिर से उन पुराने दिनों में लौट आया हो, जब वह और लीला कंधे से कंधा मिलाकर अन्वेषण किया करते थे। किंतु वह ये भी भली भांति जानता था कि अतीत में लौटना अब असंभव है। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी, जिन्वू, मेरा तात्पर्य है स्वामी रुद्र प्रताप, लीला ज्योति ने गंभीर स्वर में कहा। रुद्र प्रताप महान भूल भुलैया का उच्च स्वामी था, वह सत्ता जिसके पास उसके जीवन और मृत्यु पर पूर्ण अधिकार था, और दूसरी ओर लीला मात्र अधोलोक की एक सदस्य थी, जिसे परिस्थितियों ने अपना सब कुछ उसके हाथों सौंपने पर विवश कर दिया था। उसने स्वेच्छा से निष्ठा की शपथ ली और रुद्र ने उसे स्वीकार किया। यह कोई अधोलोक की प्रणाली द्वारा थोपी गई शपथ नहीं थी, बल्कि हृदय से निकली हुई प्रतिज्ञा थी। यदि आप मुझे कोई आदेश देना चाहें तो निसंकोच दीजिए, लीला ने आगे कहा। मैं कुछ भी करूंगी। उदाहरण के लिए
ये कहते हुए उसने शरारती सी मुस्कान के साथ कुछ जानबूझकर अटपटे मोहक हाव भाव दिखाए और वाक्य को अधूरा छोड़ दिया। उसका वह अंदाज देखकर स्पष्ट था कि उसने अपने पुराने स्वभाव का एक बड़ा भाग पुनः पा लिया था। उसके आशय को समझते ही रुद्रप्रताप हंस पड़ा। मैं सच कह रही हूँ, लीला ने होठों को चाटते हुए कहा, किंतु कुछ ही क्षणों बाद स्वयं अपनी हरकतों पर हंसते हुए गाल खुजाने लगी। उस क्षण उसकी मुस्कान वैसी ही थी जैसी कभी उस समय हुआ करती थी जब वह अन्वेषकों की एक पूरी टुकड़ी का नेतृत्व किया करती थी। लीला ज्योति से सोमदेव चंद्र के अतीत का सत्य जानने के बाद रुद्रप्रताप ने अपनी पूरी रणनीति बदल दी। पहले उसका विचार केवल बल प्रयोग द्वारा अन्वेषक संघ को नष्ट करने का था, किंतु अब उसका इरादा कहीं अधिक भयावह था। वह पूरे संघ को जड़ से निगल जाना चाहता था। लीला न केवल इस योजना के पक्ष में थी, बल्कि उसने अपने सभी व्यक्तिगत संपर्कों का उपयोग कर उन लोगों को गुप्त रूप से इकट्ठा करना आरंभ कर दिया जो कभी न कभी सोमदेव चंद्र से टकरा चुके थे। अभी इतना ही पर्याप्त है कि उन्हें यह एहसास हो जाए कि वे अकेले नहीं हैं। लीला ने समझाया, यह उन लोगों के लिए बहुत बड़ी शक्ति बनेगा जो अब तक स्वयं को अकेला समझकर डर में जी रहे थे। अनेक लोग एकत्र हुए, जिनमें से अधिकांश ने रहस्यमयी मौतों के भय से अधोलोक का अन्वेषण करना ही छोड़ दिया था। ये जानकर कि उनके जैसे और भी लोग हैं जो अन्वेषक संघ की गतिविधियों से त्रस्त हैं, उनके भीतर फिर से साहस जाग उठा। फिर भी इस समय रुद्रप्रताप के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वह सब कुछ अकेले संभाल सके। इसी कारण उसे सतह की दुनिया में अत्यंत सावधानी और धैर्य से कार्य करना पड़ रहा था। और जब स्वयं वह जो शक्ति में अद्वितीय था इतना सतर्क था, तो अन्य लोग तो स्वाभाविक ही अधिक भयभीत थे। डोमिनिका, जो अब तक सब कुछ दूर से देख रही थी, उसके चेहरे पर स्पष्ट असमंजस झलक रहा था। अधोलोक के योग्यतम के अस्तित्व के सिद्धांत में विश्वास रखने वाली डोमिनिका के लिए सतह की दुनिया के ये कमजोर प्राणी लगभग असहनीय प्रतीत हो रहे थे, जैसे अधोलोक के अपने नियम हैं। रुद्रप्रताप ने शांति से कहा, वैसे ही सतह की दुनिया के भी अपने कानून हैं। यदि वह चाहता तो उसी क्षण अन्वेषक संघ को मिटा सकता था, पर ऐसा करना उसे तुरंत अपराधी बना देता और शायद वह फिर कभी सतह पर कदम भी न रख पाता। इन निर्बल स्थलीय मनुष्यों की इतनी हिम्मत! डोमिनिका क्रोध से भर उठी। हालांकि वह स्थिति अभी घटी भी नहीं थी। उस दृश्य को देखकर लीला हंस पड़ी। कितनी प्यारी है, उसने उत्साह से कहा। यह एक हल्की सी शरारत भरी टिप्पणी थी, पर रुद्रप्रताप ने उसे अनदेखा करते हुए डोमिनिका की प्रशंसा की। वह एक उत्कृष्ट सहायक है, उसके बिना मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। स्पष्ट दिखाई देता है, लीला ने सहमति में कहा। डोमिनिका की अंधनिष्ठा को देखकर, डोमिनिका बुद्धिमान है, रुद्र ने आगे कहा, पर सतह की दुनिया की अभ्यस्त नहीं। आगे उसे तुम्हारी बहुत सहायता की आवश्यकता होगी। लीला, निष्ठा की शपथ को अभी एक दिन भी पूरा नहीं हुआ था, किंतु औपचारिकता कब की टूट चुकी थी। रुद्रप्रताप में कुछ ऐसा था जो संवाद को स्वाभाविक बना देता था। शायद वही उसका असाधारण करिश्मा था। अनजाने में ही लीला स्वयं को उसके आदेशों का पालन करते हुए पा रही थी। पहली भेंट में वह उसे एक साधारण सा किंचित घमंडी व्यक्ति लगा था, पर अब वह बिना किसी संकोच के उसके पीछे चलने को तैयार थी। उसके मन में रुद्रप्रताप की छवि लगभग पूर्ण हो चुकी थी और वह स्वयं को चोरी छिपे उसकी ओर देखते हुए पकड़ लेती थी। हाँ, क्षण भर के लिए उसकी दृष्टि उस पर ठहर गई, पर जैसे ही उसने रुद्र की ठंडी निगाहों को अपनी ओर मुड़ते देखा, वह तुरंत दृष्टि झुका लेती है। डोमिनिका ने अपनी बैंगनी सक्रिय आंखों से उसे घूरा। अपनी भूल समझकर लीला ने असहज सी मुस्कान दी, किंतु डोमिनिका की ओर देखते ही उसका चेहरा और कठोर हो गया। तो रुद्रप्रताप ने शांत स्वर में कहा, मुझे आशा है कि भविष्य में तुम दोनों अच्छी मित्र बनोगी। बहुत देर हो चुकी है। लीला ने मन ही मन सोचा, और एक फीकी सी मुस्कान उसके होठों पर उभर आए। लीला ज्योति अब पूरी तरह अपनी भूल भुलैया के प्रबंधन में व्यस्त हो चुकी थी। यदि वह 9वें तल पर स्थायी रूप से बस जाती तो रुद्रप्रताप की सहायता के बिना उसका वहां अधिक समय तक जीवित रह पाना लगभग असंभव होता। सौभाग्यवश रक्तसिंह भूल भुलैया ऐसी स्थिति में स्थापित थी जो न तो पूरी तरह सतह की दुनिया में थी और न ही सीधे अधोलोक में। उसकी सुरक्षा पार्टी हॉल तथा मंद्रागोरा भूल भुलैया द्वारा की जा रही थी, और उन दोनों भूल भुलैयाओं के स्वामी युद्ध और प्रबंधन दोनों में 1 वर्ष से अधिक का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ थे। इस प्रकार लीला ज्योति की भूल भुलैया चारों ओर से पूर्णतः सुरक्षित थी। शीघ्र ही उसे यह समझ आ गया कि अब उसे रक्षा व्यवस्था की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और उसने अपनी क्षमताओं को अन्य क्षेत्रों में उपयोग करने का निश्चय किया। चूंकि वह लंबे समय तक एक सक्रिय अन्वेषक रह चुकी थी, इसलिए सतह की दुनिया के तंत्र और उसकी कार्यप्रणाली से वह भली भांति परिचित थी। निर्माण कार्य एक बार फिर प्रारंभ हुआ। लीला के माध्यम से ऐसे ऐसे अत्याधुनिक उपकरण मंगवाए गए जिनकी कल्पना तक रुद्रप्रताप पहले नहीं कर सकता था। निगरानी प्रणालियां, स्वचालित हथियार और अनेक सुरक्षा यंत्र एक के बाद एक पाजू स्थित रुद्रप्रताप के घर में स्थापित किए जाने लगे।
वैसे भी, लीला ने ठंडे स्वर में कहा, यदि कोई इस स्थान में रुचि दिखाएगा तो वह अन्वेषक होंगे या अन्वेषक संघ के वे अधोलोक शिशु। और वे अधोलोक के प्राणियों की तरह मोटे कवच में ढके नहीं होते। ये कहते हुए उसने अपनी पिस्तौल से एक जीवित गोली चलाई, वह हथियार जिसे उसने स्वयं काले बाजार से अपने पैसों से खरीदा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, मानो वह इस सत्य को फिर से पुष्ट कर रही हो कि चाहे अन्वेषक कितने ही कुशल क्यों न हो, एक भी गोली उनके जीवन का अंत करने के लिए पर्याप्त है। रुद्र प्रताप ने उसकी बात सुनी और एक अस्पष्ट सा स्वर निकाला। ये प्रशंसा थी या केवल विचार, कहना कठिन था। उसे याद आया कि उसे अधोलोक और सतह की दुनिया के बीच किसी एक पक्ष को चुनने में कितनी लंबी और गहरी मानसिक लड़ाई लड़नी पड़ी थी। इसके विपरीत लीला ज्योति ने अधोलोक का पक्ष चुनने में कोई हिचक नहीं दिखाई थी। पर जब लीला ने रुद्र के चेहरे पर आए उस भाव को देखा तो शायद वह उसे गलत समझ बैठी। अगर जरूरत पड़े तो मैं और हथियार ला सकती हूँ, उसने कहा, लेकिन बेहतर हथियारों के लिए मुझे अपने पुराने संपर्कों तक जाना होगा और इससे मेरी पहचान उजागर होने का खतरा रहेगा। अब तुम्हें अपने ऊपर इतना दबाव डालने की आवश्यकता नहीं है, रुद्र प्रताप ने शांत स्वर में उत्तर दिया। छाया जादूगर अधिकांश उपद्रवियों से स्वयं ही निपट सकते हैं। छाया जादूगरों की व्यापक क्षेत्र प्रभाव वाली ब्रह्म मंत्र विद्या इतनी शक्तिशाली थी कि वह पूरे 1 वर्ष तक मोहाई जैसे निगरानी प्राणियों की आंखों से बची रही थी। कुछ घटिया सती मनुष्यों पर उसका प्रभाव तो सहज ही पड़ जाता, और यदि कोई संयोगवश उस भ्रम को पार कर रुद्र प्रताप के घर में प्रवेश कर भी जाए तो मोरिगन स्वयं सामने आ जाती। मोरिगन, जिसे मृत्यु कौवा भी कहा जाता था, इतनी भयावह शक्ति की स्वामिनी थी कि उसके सामने गहरे तल के अधोलोक शिशु भी तुच्छ लगते थे। दक्षिण कोरिया में शायद ही कोई ऐसा हो जो उसकी मृत्यु गीत से बच सके। क्षेत्र की सुरक्षा पूर्ण होने के बाद रुद्र प्रताप ने अब पूरी गंभीरता से अपने पिता हरिश्चंद्र के ठिकाने की खोज प्रारंभ की। अब तक वह मुख्यतः अपनी शक्ति पर निर्भर रहा था, पर लीला ज्योति ने उसे एक महत्वपूर्ण परामर्श दिया। अन्वेषक संघ की सबसे कमजोर नस पर प्रहार करो। डाउन जेम्स की आपूर्ति श्रृंखला का पता देने के अतिरिक्त उसने सोमदेव चंद्र द्वारा संचालित कई अवैध व्यावसायिक अड्डों की जानकारी भी दी। रुद्र प्रताप ने उन पुरुषों को देखा जिनके अंग विचित्र कोनों में मुड़े हुए थे और जो फर्श पर तड़प रहे थे। फिर उसने चुपचाप मुंह फेर लिया। आंशिक रूप से टूटा निम्न स्तरीय डाउन जेम। ये जेम इतनी ऊर्जा खो चुका है कि इसे अब शायद ही डाउन जेम कहा जा सके। निम्न स्तरीय डाउन जेम पाउडर, अज्ञात प्रयोजन और प्रभाव वाला ये चूर्ण देखने में पुनर्तः निरर्थक प्रतीत होता है। फैले हुए प्रयोगशाला उपकरणों, रंगीन पाउडर और नष्ट किए गए डाउन जेम्स को देखकर यह समझना कठिन नहीं था कि वे क्या कर रहे थे। वे एक ऐसा राक्षस बना रहे थे जिसने कभी लीला ज्योति जैसी दृढ़ इच्छाशक्ति वाली स्त्री को भी भीतर से खोखला कर दिया था। वे नशा बना रहे थे। हरामजादे, रुद्र प्रताप ने दांत भींचे। हालांकि उसे पहले से ही पता था कि वह यहाँ क्या पाएगा, फिर भी क्रोध एक बार फिर उसके भीतर उमड़ पड़ा। सोमदेव चंद्र का दोहरा चरित्र पहले ही घृणित था, पर यह तथ्य और भी अस्वीकार्य था कि जब अधोलोक सीमित डाउन जेम्स के लिए युद्ध लड़ रहा था, तब वह इन अनमोल संसाधनों को ऐसे घिनौने कार्यों में झोंक रहा था। क्रोध से भरे रुद्र प्रताप ने टूटे जेम्स और चूर्ण को एक स्थान पर इकट्ठा किया और विचार करने लगा कि इनके साथ क्या किया जाए। उसी क्षण धड़ाम, दरवाजा टूटते हुए खुला और कई लोग भीतर घुस आए। किस हरामी ने ये किया? एक ने चिल्लाकर पूछा। तुम लोग तो काफी जल्दी आ गए, रुद्र प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा। लगता है ये जगह बाकी ठिकानों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसकी आंखों के कोनों से नीली रोशनी बहने लगी। वही है, वही हरामी। वे उसे पहचान गए, हालांकि उसकी गहरी हुड के कारण वे उसका चेहरा नहीं देख सकते थे। रुद्र प्रताप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कर्ग, चीखें गूंज उठीं। सिर्फ 1 मिनट लगा और अन्वेषक संघ की सारी सहायता टुकड़ी भी बाकी लोगों के साथ फर्श पर पड़ी थी। उनमें एक स्तर -8 अधोलोक शिशु भी था, पर वह भी रुद्र प्रताप के एक प्रहार को सह नहीं सका। कुर्ग, एक व्यक्ति ने अपनी गर्दन पकड़ी और कराहने लगा। फिर एक एक कर सबने वही करना शुरू कर दिया। तभी रुद्र प्रताप ने देखा कि संघर्ष के दौरान डाउन जेम पाउडर चारों ओर फैल चुका था। बचाओ, एक व्यक्ति रेंगता हुआ आया और रुद्र के टखने से लिपट गया। हालांकि उसका एक हाथ और दोनों पैर पूरी तरह चकनाचूर थे, फिर भी उसकी हताशा भयावह थी। वे अपने बनाए राक्षस, उस नशे से टूटे अंगों की पीड़ा से भी अधिक डर रहे थे। रुद्र प्रताप ने एक कदम पीछे हटते हुए देखा। उस व्यक्ति का चेहरा निराशा से काला पड़ चुका था, और वह अकेला नहीं था। वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में वही भय था, पर शीघ्र ही उनकी आंखें धुंधली होने लगीं। अचानक वे विकृत हंसी में तड़पने लगे। उनके चेहरे ऐसे थे जैसे कोई प्यासा कुत्ता पानी पा गया हो। रुद्र प्रताप ने वह दृश्य देखने में कोई रुचि नहीं दिखाई। वह चुपचाप मुड़ा और बाहर निकल गया। कुछ समय बाद अन्वेषक संघ की और टुकड़ियां पहुंचीं, पर भीतर जाने का साहस किसी ने नहीं किया। अंततः लंबे अंतराल के बाद गैस मास्क पहने विशेषज्ञ आए।
और भीतर फंसे लोगों को बाहर निकाला। अंततः भीतर फंसे हुए लोगों को बचाया गया, या यूं कहा जाए कि उन्हें बस इकट्ठा कर लिया गया। वे लोग अब मनुष्यों जैसे नहीं लग रहे थे, वे निर्जीव सामान की तरह थे जिन्हें बिना किसी भाव के उठाकर गाड़ियों में भरा जा रहा था। ये हरामजादे अब किसी काम के नहीं रहे। अन्वेषक संघ के अन्य सदस्य सिर हिलाते हुए बोले, जब उन्होंने देखा कि अभी भी नशे में डूबे हुए उन पुरुषों को सामान की तरह वाहनों में लादा जा रहा है। ओपी प्रबंधन को रिपोर्ट भेजो, एक व्यक्ति ने आदेश दिया, जिसकी हैसियत संघ के भीतर काफी ऊंची प्रतीत होती थी। क्या रिपोर्ट करूं? उसके अधीनस्थ ने डरते हुए पूछा। क्या मतलब क्या रिपोर्ट करूं? वह व्यक्ति झल्ला उठा। जैसा हुआ है वैसा ही लिखो। लिखो कि हमें कुछ भी बरामद नहीं हुआ, और यह भी कि पहरेदारों से लेकर सारी सहायता टुकड़ी तक सबके सब दिमागी तौर पर बेकार हो चुके हैं। ओह, समझ गया, अधीनस्थ ने दबे स्वर में उत्तर दिया। पूरे अभियान का प्रभारी व्यक्ति भीतर से कांप रहा था। शायद वह ये सोच रहा था कि हाल की घटनाओं से पहले ही उबल रहे सोमदेव चंद्र इस रिपोर्ट को पढ़कर क्या प्रतिक्रिया देंगे। साला, मुझे सच में वापस नहीं जाना, उसने गाली बकते हुए कहा, और रिपोर्ट अपने अधीनस्थ को पकड़ा दी। वह उस व्यक्ति का सामना करने से डर रहा था, जिसका धैर्य अब टूटने के कगार पर था। पर वास्तविक यातना तो अभी शुरू ही हुई थी, क्योंकि यही घटना अब तक 3 बार घट चुकी थी। उसने भारी मन से फोन मिलाया। बॉस, मैं सुंगजिन बोल रहा हूँ। तू कर क्या रहा है? अब फोन करने की याद आ रही है। हर बार उसे 3 व्यापारिक ठिकानों की तबाही की रिपोर्ट देनी पड़ती थी, और हर बार उसे शब्दों से इस तरह कुचला जाता था कि आत्मसम्मान का नामो निशान तक न बचता। बस एक बार मुझे वो हरामी मिल जाए। सुंगजिन ने दांत पीसते हुए बुदबुदाया, मैं खुद उसका अंत कर दूंगा। तारांकन 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 तारांकन। एक ही दिन में रुद्र प्रताप ने अन्वेषक संघ के 4 व्यापारिक अड्डों को नष्ट कर दिया। पर उन अड्डों से जो टूटी फूटी डाउन जेम्स और चूर्ण बरामद हुआ, वह किसी भी भूल भुलैया को कम से कम एक स्तर ऊपर उठाने के लिए पर्याप्त था। इतनी बड़ी मात्रा देखकर रुद्र प्रताप ये कल्पना तक नहीं कर पा रहा था कि कितने लोगों को इस नशे ने भीतर से खोखला कर दिया होगा। उसे यह बात भी आश्चर्यजनक लगी कि डाउन जेम्स से बना यह जहर अब तक सामाजिक समस्या क्यों नहीं बना। अगर सही मात्रा में लिया जाए तो बाहर से कोई पहचान ही नहीं पाता। लीला ज्योति ने गंभीर स्वर में समझाया, अधिकतर लोग नशे में रहते हुए भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी सकते हैं। उसने ये भी कहा कि उसकी तरह पूरी तरह टूट जाना बहुत दुर्लभ था, और संभवतः असंख्य लोग ऐसे थे जो अपने नशे को छुपाकर सामान्य जीवन जी रहे थे। असल समस्या इसके लक्षण नहीं है, लीला ने आगे कहा, बल्कि इसका छुटकारा, वापसी का दर्द इतना भयानक होता है कि वही अन्वेषक संघ को बाजार पर नियंत्रण देता है। ये केवल अनुमान नहीं था, ये लगभग निश्चित भविष्यवाणी थी। रुद्र प्रताप को भी ये तर्क पूरी तरह संभव लगा। तो फिर उनका अंतिम लक्ष्य क्या है? उसने धीमे स्वर में सोचा। वे अभी अन्वेषक संघ के अपराधों पर गंभीर चर्चा कर ही रहे थे कि अचानक रुद्र प्रताप ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया। उसका फोन कंपन कर रहा था। कौन है? उसने कॉल उठाते हुए पूछा। क्या आप रुद्र प्रताप हैं? दूसरी ओर से आती कांपती हुई आवाज सुनकर रुद्र की भौहें सिकुड़ गईं। मैंने पूछा, तुम कौन हो? मेरा नाम कमल जोम्बिन है। नाम सुनते ही रुद्र प्रताप ने चुप रहने का इशारा किया और फोन को स्पीकर पर डाल दिया। मुझे खेद है कि मैं आपको परेशान कर रहा हूँ, लेकिन एक विषय है जिस पर मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर बात करना चाहता हूँ। कॉल समाप्त होते ही रुद्र प्रताप गहरी सोच में डूब गया। ये लगभग निश्चित रूप से एक जाल है, डोमिनिका ने तुरंत कहा। इस समय कमल जोम्बिन के पास आपसे संपर्क करने का कोई कारण नहीं है। लीला ज्योति ने भी समर्थन किया। उनकी बात बिल्कुल सही थी। संघ को झटका तो लगा था, पर नुकसान इतना नहीं था कि शीर्ष अधिकारी घबरा जाएं, और एक साधारण फोन कॉल से कमल जोम्बिन का इतना भयभीत होना और भी संदिग्ध था। संभव है कि वे मुझे हालिया घटनाओं का दोषी मान रहे हों, रुद्र प्रताप ने शांत स्वर में कहा। एस्पेटोस के कारण उसके पास एक अलिबाई अवश्य था, पर सोमदेव चंद्र और अन्वेषक संघ मूर्ख नहीं थे। उनके पास शक्ति भी थी, संसाधन भी, और सच्चाई तक पहुंचने की भूख भी। ये भी एक तथ्य था कि दक्षिण कोरिया में कोई और ऐसा अस्तित्व नहीं था जो अकेले दर्जनों अधोलोक शिशुओं को कुचल सके। यहाँ तक कि रुद्र प्रताप स्वयं भी सिर्फ अधोलोक शिशु की क्षमताओं से ऐसा नहीं कर सकता था। पर संघ ने स्तर -12 अधोलोक शिशु की शक्ति कभी अपनी आंखों से नहीं देखी थी। वे बस इतना जानते थे कि रुद्र प्रताप के अलावा देश में कोई और ऐसा नहीं हो सकता, और रहस्य जितना गहरा होता है, संदेह की उंगलियां उतनी ही उसी दिशा में उठती हैं। ये निष्कर्ष भले ही जबरदस्ती का लगे, लीला ज्योति ने सोचा समझा स्वर अपनाते हुए कहा, लेकिन इसकी संभावना तो है। मैंने भी आपसे मिलने से पहले स्तर -12 अधोलोक शिशु की
एक राक्षसी छवि ही कल्पना की थी। उसने कहा कि गहरे तल में जन्मा कोई भी अधोलोक शिशु कम से कम एक असाधारण क्षमता अवश्य रखता होगा। तो अब मुझे सामने देखकर कैसा लगा? रुद्र प्रताप ने हल्के मजाक में पूछा, पर उत्तर पूरी ईमानदारी से आया, बिल्कुल वैसा ही। नहीं, मेरी कल्पना से भी कहीं अधिक। लीला ने स्वीकार किया। उसे यह सोचकर अन्याय सा लगा कि नरक मकड़ियों और गहरे तल से अकेले निकलने के लिए रुद्र प्रताप को कितना दर्द और बलिदान झेलना पड़ा होगा। हाँ, रुद्र प्रताप ने मंद मुस्कान के साथ कहा, अगर उन्होंने सच में जाल बिछाया भी है तो वे मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। फिर उसकी आंखों के कोनों से नीली रोशनी बहने लगी। और अगर जाल है, उसने धीमे खतरनाक स्वर में कहा, तो मैं उन्हें ऐसी शक्ति से कुचल दूंगा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। रुद्र प्रताप ने एक क्षण की भी हिचक के बिना अपना निर्णय कर लिया। कमल जोम्बिन के साथ तय की गई मुलाकात की जगह पाजू के किसी निर्जन, उदास और भयावह पर्वत की तलहटी थी। ये स्थान जितना सुनसान था उतना ही घात लगाने के लिए उपयुक्त भी। आसपास कोई बस्ती नहीं थी, और यदि कोई बड़ा उपद्रव होता तो उसे दबा देना असाधारण रूप से आसान था। रुद्र प्रताप ने चारों ओर दृष्टि घुमाई और उसके होंठों पर संतोष की हल्की रेखा उभर आई। ये स्थान उसी ने चुना था। उसके पास जो शक्ति थी वह ऐसी नहीं थी जिसे सार्वजनिक किया जा सके, और पर्वत की यह वीरान तलहटी उसके लिए हर दृष्टि से लाभकारी थी। फिर शाम का समय, अंधकार, और वह अंधकार जिसमें वह स्वयं वर्षों से सांस लेता आया था। उसने संदेश के स्थान पर भेजे गए जीपीएस निर्देशांकों का अनुसरण किया और अत्यंत निश्चिंत भाव से दूसरे पक्ष के आने की प्रतीक्षा करने लगा। पर निर्धारित समय बीत गया और कोई नहीं आया। कमल जोम्बिन के स्थान पर लगभग 100 अज्ञात शत्रु चारों ओर से उसकी ओर बढ़ने लगे। जैसा सोचा था, ये वास्तव में एक जाल ही था। रुद्र प्रताप ने शांत स्वर में कहा। पूरी तरह से घिर जाने के बाद भी उसके चेहरे पर तनिक भी घबराहट नहीं थी। वैसे भी मुझे शुरू से कोई विशेष उम्मीद नहीं थी। उसी क्षण पास की झाड़ियों में सरसराहट हुई और एक और समूह प्रकट हुआ। लगता है तुम जानते हो कि हम यहाँ क्यों आए हैं, उनमें से एक व्यक्ति ने कहा। उस व्यक्ति की उपस्थिति सोमदेव चंद्र से अलग प्रकार की थी, कम बोलने वाली पर अधिक भयावह। रुद्र प्रताप ने उसे देर तक देखा, फिर जाने क्यों उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। नहीं, उसने कहा, जरा भी नहीं। उस व्यक्ति के चारों ओर एक असामान्य आभा थी, पर रुद्र प्रताप फिर भी पूर्णतः सहज था, मानो वह किसी बैठक में नहीं बल्कि संध्या की सैर पर निकला हो। उसका ये धीठपन सामने वाले को चिढ़ा गया। मैं एक सवाल पूछता हूँ, उसने दांत भींचते हुए कहा। क्या अन्वेषक संघ पर हुए हमलों के पीछे तुम हो? पर उत्तर देने के बजाय रुद्र प्रताप ने स्वयं प्रश्न कर दिया। मेरा पिता सुरक्षित है न? ये तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करता है, व्यक्ति ने कहा, और अपहरण से इनकार तक नहीं किया। वह कहाँ है? क्या तुम उसे यहाँ लाए हो? रुद्र प्रताप ने पूछा। बिल्कुल नहीं, उसने सपाट स्वर में उत्तर दिया। रुद्र प्रताप के चेहरे पर निराशा की एक झलक उभरी। वह चाहता था कि शत्रु उसकी चाल पर चले, पर वास्तविकता फिल्मों जैसी नहीं थी। मैं फिर पूछता हूँ, उस व्यक्ति ने कहा, क्या संघ पर हमला तुमने किया? नहीं, रुद्र प्रताप ने बिना पलक झपकाए झूठ बोल दिया। अधोलोक में होता तो वह सत्य स्वीकार कर सबका अंत कर देता, पर यह सतह की दुनिया थी। संभव था कि इस समय भी कोई पूरी घटना को सीधे संघ तक पहुंचा रहा हो। तो मेरे पिता को छोड़ने के लिए मुझे क्या करना होगा? रुद्र प्रताप ने पूछा। इसे पी लो, व्यक्ति ने कहा। उसने एक छोटी सी शीशी निकाली और रुद्र प्रताप की ओर उछाल दी। वह शीशी उंगली के बराबर थी और उसमें चमकीले रंग का द्रव भरा था। अगर मैं इसे पी लूं, रुद्र प्रताप ने पूछा, तो तुम मेरे पिता को छोड़ दोगे? व्यक्ति, अन्वेषक संघ का कार्यकारी प्रकाश सिंह, निर्लजता से बोला। मान लो कि हाँ, पर उसके चेहरे से स्पष्ट था कि वह यह अपेक्षा कर रहा था कि रुद्र प्रताप शीशी को छुएगा भी नहीं। इसे पीते ही मैं जीवित शव बन जाऊंगा, रुद्र प्रताप ने कहा। वह जानता था ये डाउन जेम्स से बना अत्यंत सघन नशीला द्रव था। अगर नहीं पियोगे, प्रकाश सिंह बोला, तो जो चाहते हो वह नहीं मिलेगा। उसके मन में स्पष्ट था, कोई भी व्यक्ति अपने दत्तक पिता के लिए इतनी भयानक दवा नहीं पिएगा। तो पी लूंगा, रुद्र प्रताप ने अचानक कहा, और प्रकाश सिंह की आंखों के सामने उसने शीशी खोलकर पूरा द्रव एक ही घूंट में गटक लिया। क्या? प्रकाश सिंह के मुंह से अविश्वास भरी आवाज निकली। मैंने पी लिया, रुद्र प्रताप ने कहा। अब तुम्हारी बारी है वादे को निभाने की। प्रकाश सिंह स्तब्ध रह गया। इतनी मात्रा किसी गहन तल अधोलोक शिशु को भी तुरंत पागल बना देती। मूर्ख, उसने देर से चीख लगाए। मेरे पिता को छोड़ो, रुद्र प्रताप दोहराता रहा, पर प्रकाश सिंह के पास ऐसा करने का अधिकार ही नहीं था। इसे गिरने दो, उसने बुदबुदाया। फिर इसे पकड़ लेंगे,
लेकिन समय बीत गया और रुद्र प्रताप अब भी खड़ा था। ये गिर क्यों नहीं रहा? प्रकाश सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। अब तुम्हारी बारी है, रुद्र प्रताप फिर बोला। उसका चेहरा अब मानवोचित नहीं रहा था, आंखें फैल चुकी थीं, नाक पिघल सी रही थी। कुछ बहुत गलत है, एक अधीनस्थ चीखा। सबको बुलाओ, प्रकाश सिंह चिल्लाया। उसी क्षण उसके कान के पास एक ठंडी मृत्यु सी फुसफुसाहट गूंजी। तुम अब भी उतने ही जहरीले हो। कौन है? प्रकाश सिंह ने तलवार खींची। उसने देखा, एक हुड पहने व्यक्ति उस विकृत प्राणी के पास खड़ा था। पूछने की जरूरत नहीं, उसने हुड हटाते हुए कहा, मैं वही हूँ जिससे मिलने की बात की थी। तुम? प्रकाश सिंह कांप उठा। मैं बस तुम्हारे ठिकाने तक पहुंचने से पहले थोड़ा खेलना चाहता था, उस व्यक्ति ने कहा, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम नशे का सहारा लोगे। रुद्र प्रताप, प्रकाश सिंह चीख पड़ा। वह प्राणी जो अब टूट चुका था, धीरे धीरे अपने वास्तविक रूप में लौट आया। रुद्र प्रताप ने जीभ से दांत दबाया और दर्पण प्रेतों के राजा की ओर देखा। खून, उसने कहा, मुझे अंदाजा नहीं था कि नशे का असर इतना दिलचस्प होगा। एस्पेटोस की प्रतिबिंब अनुकृति क्षमता अब निष्क्रिय हो चुकी थी, परंतु आश्चर्यजनक रूप से उसे इससे कोई वास्तविक क्षति नहीं पहुंची थी। वास्तव में रुद्र प्रताप की मूल योजना ये थी कि वह एस्पेटोस का उपयोग करके अन्वेषक संघ की और भी गहराई में घुसपैठ करेगा, परंतु परिस्थितियां उसके अनुमान से बिल्कुल भिन्न दिशा में मुड़ गईं। जिस क्षण प्रकाश सिंह की प्रतिक्रिया उस पूर्वनियोजित परिदृश्य से भटकी, उसी क्षण ये निश्चित हो गया था कि योजना असफल हो चुकी है। आखिरकार चेहरे की पूर्ण नकल के अतिरिक्त दर्पण प्रेत की अभिनय क्षमता काफी असहज और कृत्रिम थी। तभी प्रकाश सिंह को रुद्र प्रताप के तथाकथित अलिबी का रहस्य समझ में आया और वह गरजते हुए चिल्ला उठा, तो आखिरकार तुम ही सबके पीछे असली अपराधी थे। इसके उत्तर में रुद्र प्रताप ने कोई सफाई नहीं दी, बल्कि शांत स्वर में एक प्रश्न पूछ लिया। मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, अगर मैं यहाँ विरोध करता तो तुम क्या करने वाले थे? उत्तर देने के स्थान पर लंबी घास के बीच से लगभग 100 अन्वेषक अचानक प्रकट हो गए, जो पहले से ही घात लगाए बैठे थे। लगता है जवाब अपने आप मिल गया, रुद्र प्रताप ने सिर हिलाते हुए कहा। अब भी वह सोमदेव चंद्र के इरादों को पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। वह व्यक्ति जो पहले समझौते और सहयोग की बात करता था, अंतिम क्षणों में अचानक शत्रु बन गया। पर अब इस पर विचार करने का कोई कारण शेष नहीं था। अब ये स्पष्ट हो चुका था कि उसके पिता हरिश्चंद्र के लापता होने में पूरा अन्वेषक संघ सम्मिलित था। ऐसे में यह मायने ही नहीं रखता था कि सोमदेव चंद्र धर्म की ओर था या अधर्म की ओर। तुम कुछ अजीब सा करने वाले हो, प्रकाश सिंह ने कहा। रुद्र प्रताप ने कोई उत्तर नहीं दिया। अब तक प्रकाश सिंह केवल इस बात से खिन्न था कि उसे धोखा दिया गया, पर इस क्षण वह भयभीत बिल्कुल नहीं था, ये जानते हुए भी कि उसके सामने वही व्यक्ति खड़ा है जिसने पलक झपकते ही दर्जनों अन्वेषकों को ध्वस्त कर दिया था। उसने ठंडे स्वर में आदेश दिया, इसे पकड़ लो, मारोगे नहीं बल्कि मुझसे लड़ोगे। रुद्र प्रताप ने उपहासपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, तो फिर मुझे भी तुम्हें मारे जाने का डर नहीं रहेगा। प्रकाश सिंह तिलमिला उठा। घमंडी कुत्ते, वह चिल्लाया, इसे मार डालो। लेकिन बॉस ने एक अधीनस्थ बोल उठा, जिम्मेदारी मैं लूंगा। प्रकाश सिंह ने उसे काट दिया। वैसे भी उसके ऊपर अब कोई नहीं है। चारों ओर से हत्या पिपासु दृष्टियां और भी तीव्र हो गईं। इसके विपरीत रुद्र प्रताप के चेहरे पर संतोष की झलक उभर आई। हाँ, उसने धीरे से कहा, आओ, अब आओ मेरे पास। उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। तभी तो मैं स्वयं को पूरी तरह मुक्त कर पाऊंगा। क्षण भर में उसका संपूर्ण व्यक्तित्व बदल गया। अब तक जो सहजता थी वह समाप्त हो चुकी थी। एक विराट दमनकारी आभा समुद्री ज्वार की तरह उठी और चारों दिशाओं में फैल गई। प्रकाश सिंह ने पहले भी उसका दूसरा रूप देखा था, तब वह केवल चकित हुआ था, डरा नहीं। उसे लगा था कि बस उसे दबाना है और सब समाप्त। पर अब वह रुद्र प्रताप की बढ़ती हुई क्रूरता से भीतर तक हिल गया था। फिर भी वह स्वयं को समझाता रहा, सिर्फ उपस्थिति से युद्ध नहीं जीता जाता। वह स्वयं स्तर 9 का उच्च अधोलोक शिशु था और उसके 100 चयनित अधीनस्थ प्रत्येक स्तर -6 या उससे ऊपर के थे। सभी अधोलोक के अनुभवी योद्धा, लेकिन जिन पर उसने भरोसा किया था वे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए। केवल रुद्र प्रताप की उपस्थिति ही उनकी इच्छा शक्ति को कुचल रही थी। वह निहत्था सा खड़ा था। यदि कोई पास आकर चाकू चला देता तो वह रक्तरंजित हो जाता। फिर भी कोई आगे नहीं बढ़ा। लगता है बाद में मुझे खूब डांट पड़ेगी, प्रकाश सिंह ने बुदबुदाया। आखिरकार उसने अपनी अंतिम चाल निकालने का निश्चय किया। मैं चेतावनी दे रहा हूँ। रुद्र प्रताप की गहरी भारी आवाज गूंजी। पछताओगे। जिस क्षण प्रकाश सिंह विजय की घोषणा करने ही वाला था,
वह जड़ हो गया। रुद्र प्रताप की स्वच्छ निर्मल आंखें सीधे उसकी आत्मा में उतरती प्रतीत हो रही थीं, मानो कह रही हो, तुम जो भी करोगे मेरी हथेली के भीतर ही घूमोगे। फिर भी प्रकाश सिंह ने अनदेखा किया। उसका विश्वास था कि ऐसे राक्षस को गिराने के लिए हर चाल जायज है, और अंततः उसने वह शब्द बोल ही दिया। पोर्टल, नीले प्रकाश का द्वार रिक्त आकाश में खुल गया। परिचित अधोलोक ऊर्जा चारों ओर फैल गई। प्रकाश सिंह का आत्मविश्वास लौट आया। उसके अधीनस्थ उसके पीछे दौड़े। तभी उसकी छाती में तीव्र ऐंठन उठी। अब उसे समझ में आया, वह नजर वही नजर। रुद्र प्रताप का चेहरा अब भी शांत था। मैंने चेतावनी दी थी, उसने कहा, और फिर प्रकाश सिंह ने अंतिम बार उसकी ओर देखा। तलवारें चमकी, आक्रमण बरसे, वह जमीन पर गिर पड़ा, हृदय उन्मत्त धड़कनों से कांपता हुआ। रुद्र प्रताप की मुस्कान और भी तीक्ष्ण हो गई। शिकारी की मुस्कान, मुझसे दया मत मांगना, उसने कहा। जिस क्षण तुमने मेरी चेतावनी अनदेखी की और पोर्टल खोला, उसी क्षण अधोलोक के नियम सक्रिय हो गए। रुद्र प्रताप को आरंभ से ही यह ज्ञात था कि प्रकाश सिंह एक भूल भुलैया स्वामी था। ये सब संभव हुआ था महाधिपति की शक्ति के कारण, और इस तथ्य के कारण भी कि स्वयं रुद्र प्रताप कहीं अधिक गहरी और प्राचीन भूल भुलैया का अधिपति था। उसके मन में संदेह अवश्य था, पर यह प्रश्न कि उसके शत्रु ने भूल भुलैया प्राप्त कैसे की, उसके लिए बिल्कुल महत्वहीन था। उसके अधोलोकीय सिद्धांत स्पष्ट थे, जो विजयी होता है वही सब कुछ प्राप्त करता है। यही अधोलोक का नियम है। इस क्षण उसके लिए केवल एक ही बात महत्वपूर्ण थी, अपने सामने खड़े शत्रु का पुनर्तः विनाश। पोर्टल, रुद्र प्रताप की गहरी नरक सी ठंडी आवाज गूंजी, और उसी क्षण आकाश के मध्य एक ऐसा द्वार प्रकट हुआ जो प्रकाश सिंह के पोर्टल से कई गुना विशाल, कई गुना गहरा और भयावह था। ये क्या? प्रकाश सिंह के शब्द अधूरे ही रह गए कि प्रकाश सिंह द्वारा बुलाया गया विशालकाय दानवी कनखजुरा पूरे रंग क्षेत्र में उत्पात मचा रहा था, पर अगले ही पल उसकी चीख सदा के लिए मौन में बदल गई। हेमदत्त पोर्टल को चीरते हुए निकला और एक ही प्रहार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। वह मृत्यु चीर मानो प्रकाश सिंह के भाग्य की घोषणा थी। उसके पश्चात बलजार्क, क्वांस और अन्य कई नायक स्तरीय आवाहन महाभूल भुलैया से प्रकट हुए और दानवी कनखजूरों पर निर्मम आक्रमण करने लगे। मुखिया को जीवित छोड़ दो, रुद्र प्रताप ने आदेश दिया। बाकी सब तुम्हारा शिकार हैं, जैसा राजा की इच्छा। सभी नायक स्तरीय योद्धा एक स्वर में गरजे। प्रकाश सिंह इस दृश्य को निरर्थक शून्यता से देख रहा था। आर्ग अधोलोक शिशु पीड़ा से चीख उठे। अंधेरे से अचानक उभरती तलवारें उनके शरीर चीर रही थीं। त्वचा हड्डियों से अलग हो रही थी। गिरे हुए शवों की छाया से अधो एल्फ प्रकट हुए। मेरी चेतावनी सुन लेते तो शायद मैं तुम्हें जीवित छोड़ देता, रुद्र प्रताप ने निर्लिप्त स्वर में कहा। पूरा क्षेत्र चीखों से भर गया। दानवी कनखजूरों की कर्कश ध्वनियां, मरते हुए अधोलोक शिशुओं की चीत्कार, ये सब अन्वेषक संघ की सेना का अंतिम गीत था। संघ की घात सेना कमजोर नहीं थी, पर अधो एल्फ अधोलोक शिशुओं के प्राकृतिक शत्रु थे। रिक्षसा के नेतृत्व में उनकी तलवारें बिजली सी तेज और मृत्यु सी सटीक थीं। ऐसे प्राणी जिनका सामना अधोलोक शिशुओं ने कभी नहीं किया था। फिर भी वे संगठित हुए और युद्ध कुछ समय के लिए बराबरी पर आ गया। ये बस तेज हैं, अगर बनकर लाए होते तो। बांह कट गई तो क्या हुआ, आगे बढ़ो। अधोलोक के अनुभवी योद्धा सचमुच भयानक थे। मोरिगन, रुद्र प्रताप ने कहा। हाँ मेरे राजा, उसने उत्तर दिया। क्या तुम बस खड़ी होकर देखोगी? रुद्र प्रताप किसी भी प्रकार की हानि नहीं चाहता था। मोरिगन ने आंखें घुमाईं। फिर भी राजा की आज्ञा उसकी निष्ठा से ऊपर नहीं थी। फड़फड़ काले पक्षी के एक ही पंख प्रहार ने मृत्यु की पुकार पूरा रंग क्षेत्र ढक लिया। आर्ग अधोलोक शिशुओं की पंक्तियां क्षण भर में बिखर गईं। युद्ध की दिशा तुरंत बदल गई। अधो एल्फ छायाओं में लौट गए। रुद्र प्रताप की दृष्टि अब युद्ध से हटकर प्रकाश सिंह पर जा टिकी। उसका शरीर डर से कांप रहा था। यदि वह सिर्फ अधोलोक शिशु होता तो इतना दयनीय न लगता, पर वह भूल भुलैया स्वामी भी था। महाभूल भुलैया के स्वामी महाधिपति की आभा के सामने वह आंख तक नहीं उठा पा रहा था। जब तक उसकी सारी सेना
और आवाहित दानव मारे नहीं गए, वह जड़वत पड़ा रहा। क्षेत्र साफ करो, रुद्र प्रताप ने आदेश दिया। कोई जीवित न बचे। ये लड़ाई जीतने के लिए नहीं, बल्कि शीघ्र समाप्त करने के लिए थी। पृथ्वी पर कैमरे थे, रिकॉर्डिंग थी, अधिक समय खतरे को बढ़ाता। कर्रग एक अंतिम कराह सुनाई दी। अधो एल्फ तुरंत पहुंचे और पुष्टि कर दी। रुद्र प्रताप ने दृष्टि नहीं हटाई। ये दया और अधर्म का युद्ध नहीं था, ये शिकार था। अंतिम संदेह उसकी आंखों से मिट गया। सभी निशान मिटा दो, उसने कहा, कुछ भी शेष न रहे। जब सब समाप्त हुआ तो स्वयं रुद्र प्रताप को भी कुछ असामान्य दिखाई नहीं दिया। फिर भी पोर्टल 24 घंटे तक खुले रहते हैं, और ये एक समस्या थी। तुम, रुद्र प्रताप ने प्रकाश सिंह को पुकारा। वह फिर कांप उठा। अगर तुम वापस न लौटो तो क्या होता है? यदि रिपोर्ट न मिले तो सहायता दल भेजा जाता है, उसने दास की तरह कहा। लगभग 1 घंटा हो गया है, रुद्र प्रताप ने शांत स्वर में कहा। वे अब तक संदेह कर चुके होंगे। उसकी दृष्टि गहरी हो गई। तो बताओ, उसने पूछा, अब हम क्या करें? फायर, अब इस समस्या का क्या समाधान निकाला जाए? यदि अन्वेषक संघ की ओर से सहायता दल आ पहुंचता तो भूल भुलैया से अपनी सेनाएं बुलाने का रुद्र प्रताप का पूरा उद्देश्य ही व्यर्थ हो जाता। उस स्थिति में उसके लिए ये कहीं अधिक उपयुक्त होता कि वह अकेले ही शत्रुओं का सामना करता, भले ही उसे अपनी वास्तविक शक्तियां सार्वजनिक रूप से उजागर करनी पड़तीं। परंतु अब पोर्टल पहले ही खुल चुका था और शत्रु की सहायता सेना मार्ग में थी। और चूंकि किसी भी युद्ध में यह आवश्यक नहीं होता कि हर योजना पूर्व निर्धारित ढांचे के अनुसार ही चले, इसलिए अब समय आ गया था कि रुद्र प्रताप अपनी रणनीति में परिवर्तन करे। उसने अत्यंत शांति से प्रकाश सिंह को आदेश दिया, जिसकी आत्मा लगभग पूरी तरह दब चुकी थी। उन्हें बुलाओ। क्या? प्रकाश सिंह के मुंह से अवाक स्वर निकला। उन्हें फोन करो, रुद्र प्रताप ने ठंडे स्वर में कहा, और रिपोर्ट दो कि अभियान सफल रहा है और तुम पकड़े गए लक्ष्य को लेकर वापस लौट रहे हो। प्रकाश सिंह की आंखें घबराहट में इधर उधर घूमने लगीं। वह रुद्र प्रताप के शब्दों का अर्थ ही नहीं समझ पा रहा था। यदि तुम ये कह दोगे कि तुम रास्ते में हो, रुद्र प्रताप ने आगे कहा, तो सहायता दल रुक जाएगा, है न? भले ही स्थिति पूरी तरह संभल न पाए, पर इससे कम से कम कुछ समय तो मिल सकता था। और रुद्र प्रताप को पूरा विश्वास था कि उस समय के भीतर वह अन्वेषक संघ को इतनी उलझनों में डाल देगा कि वे इन अनजान पर्वतीय इलाकों को भूल ही जाएंगे। प्रकाश सिंह धीरे धीरे उठा और कांपते हाथों से अपनी जेबें टटोलने लगा। बस इतना ही कहना है न? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। क्या? रुद्र प्रताप ने सामान्य स्वर में कहा। और भी कुछ जोड़ना है क्या? ये बात भले ही साधारण थी, पर प्रकाश सिंह बुरी तरह घबरा गया। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और एक नंबर मिलाया। रुद्र प्रताप ने न कोई धमकी दी, न कोई चेतावनी। उसका बस सामने खड़े रहना और आंखों से देखना ही पर्याप्त था। बॉस सोमदेव, मैं हूँ। प्रकाश फोन पर कांपती आवाज गूंजी। अभियान सफल रहा। रुद्र प्रताप को पकड़ लिया है। हाँ, हम वापस लौट रहे हैं। लोगों को कुछ चोटें आई हैं, पर ज्यादा नहीं। मैं भी थोड़ा घायल हूँ। आखिर हम लेवल -12 अधोलोक शिशु को पकड़ रहे थे, चोटें तो लगनी ही थीं। खैर, मैं रास्ते में हूँ, मिलकर बात करते हैं। उसकी आवाज स्पष्ट रूप से कांप रही थी। फिर भी उसने रुद्र प्रताप का आदेश ठीक ठीक निभा दिया। फोन काटकर वह बोला, उन्होंने तुरंत लौटने को कहा है, तो हमने लगभग 1 घंटे का समय खरीद लिया। रुद्र प्रताप ने घड़ी देखते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, चलो अब निकलते हैं। कहाँ? प्रकाश सिंह ठिठक गया। उसने सोचा, शायद वे संघ के मुख्यालय जा रहे हैं। कहाँ? और रुद्र प्रताप की आवाज एकाएक ठंडी हो गई। जहाँ मेरा पिता है। प्रकाश सिंह कुछ क्षण झिझका, पर हिला नहीं। मार्ग दिखाओ, रुद्र प्रताप ने कहा। फिर भी वह जड़ बना रहा। समय कम था। रुद्र प्रताप की भौहें सिकुड़ गईं। वह अचानक रुका और मुड़कर पोर्टल की ओर देखने लगा। तू ये मत कह देना कि उसकी आंखों के किनारों से नीली रोशनी
फैलने लगी। मुझे माफ कर दीजिए। प्रकाश सिंह घबराकर बोला, मैंने सबसे गुप्त स्थान चुनने की कोशिश की थी। उसकी बात तर्कसंगत थी, पर रुद्र प्रताप के सामने ये कहना सबसे बड़ी भूल थी। यदि उसके पिता को किसी होटल के कमरे में कैद किया गया होता तो भी वह क्रोधित होता, पर उन्होंने सीमा पार कर दी थी। उन्होंने एक सामान्य मनुष्य को अधोलोक की भूल भुलैया में कैद कर रखा था, और रुद्र प्रताप सबसे अधिक जानता था कि अधोलोक की भूल भुलैया किस हद तक मानव के लिए निर्मम होती है। उसका क्रोध विस्फोट की तरह फूटा। उसी समय अन्वेषक संघ मुख्यालय। अजीब है, सोमदेव चंद्र बुदबुदाया। उन्हें अब तक लौट आना चाहिए था। उन्होंने कहा था, काफी चोटें आई हैं। एक अधीनस्थ बोला, इसीलिए देर हो रही होगी। बकवास बंद करो, सोमदेव गर्जा। क्या वे कुत्तों की तरह रेंगते हुए आएंगे तो गाड़ियां किस लिए थीं? प्रकाश सिंह से तुरंत लौटने की सूचना मिलने के बावजूद जब कोई दिखाई नहीं दिया तो सोमदेव की बेचैनी तेजी से बढ़ने लगी। प्रकाश सिंह एक भूल भुलैया स्वामी था, संघ का सदस्य था। उसके नेतृत्व में अभियान विफल हो, यह असंभव होना चाहिए था। फिर भी सोमदेव के मन में एक अशुभ आभास घर करने लगा। घबराहट के कारण अधीनस्थों की साधारण बातचीत भी उसे खलने लगी। तुम लोग अभी यहाँ क्यों खड़े हो? वह चिल्लाया, क्या मैंने घायलों के लिए तैयारी करने को नहीं कहा था? मैंने उन लड़कों को, एक ने कहना चाहा। लड़के? सोमदेव फट पड़ा, तू खुद को बहुत बड़ा समझने लगा है क्या? डर के मारे सब बाहर भागे, पर तभी एक और अधीनस्थ दफ्तर में घुसा। अब क्या? सोमदेव चिल्लाया। बॉस, प्रकाश सिंह लौट आए हैं। लंबे इंतजार के बाद सोमदेव के चेहरे पर पहली बार राहत दिखी। क्या? उसने पूछा। बाकी लोग भी साथ हैं? नहीं, अधीनस्थ बोला। उन्होंने कहा कि मामला तुरंत का है, इसलिए वे अकेले आए हैं। सोमदेव ने गहरी सांस ली। और रुद्र प्रताप को साथ लाए हैं, है न? हाँ, उसने सिर हिलाया। उसकी हालत बहुत खराब है, पूरा शरीर खून से लथपथ, लगभग चलती फिरती लाश जैसा। तो काफी प्रतिरोध हुआ होगा, सोमदेव ने कहा। प्रकाश ठीक है, उसका भी चेहरा शरीर बुरी तरह कुचला हुआ है। मैं यहाँ नहीं रुक सकता, सोमदेव बोला। मुझे खुद नीचे जाकर उसका स्वागत करना चाहिए। अब वह उस व्यक्ति के बारे में सोच भी नहीं रहा था जिसने उसकी कई रातों की नींद छीनी थी। वह बस लेवल -12 अधोलोक शिशु के गले में बेड़ियां डालने वाला था। पर जैसे ही वह सीढ़ियां उतरने को हुआ, वह अचानक रुक गया। रुको, उसने पूछा। तुमने कहा वह चल रहा था अपने पैरों पर? हाँ, अधीनस्थ बोला। दर्द में था, पर खुद चल रहा था। और प्रकाश उसे अकेले लेकर आया। सोमदेव की आवाज कठोर हो गई। अब अधीनस्थ को उसके चेहरे का भाव दिखा, और वह सख्त हो गया। अधोलोक शिशु जीवित रहने के लिए अपने शत्रुओं को पूरी तरह निगल जाते हैं। सोमदेव गर्जा। खून खराबा हो सकता है, पर प्रकाश रुद्र प्रताप को अपने पैरों पर चलते हुए कैसे ला सकता है? तू क्या बक रहा है? धड़ाम। चीखों की प्रतिध्वनि अभी हवा में घुली भी नहीं थी कि कक्ष के भारी दरवाजे एक ही झटके में चूर चूर होकर उखड़ गए, और दूर क्षितिज से फूटती हुई नीली आभा ने पूरे वातावरण को असहज प्रकाश से भर दिया। आर्ग। बगल से उठी एक हृदय विदारक चीख सुनाई दी, किंतु सोंग जोंगचुल, अब जिसे हम सोंजित चंद्रपाल कहेंगे, अपने शरीर को हिलाने तक में असमर्थ था, क्योंकि उस पर थोप दी गई भयावह उपस्थिति इतनी प्रचंड थी कि उसकी उंगलियों में भी कंपन लाने की शक्ति शेष नहीं बची थी। चर्र चर्र। टूटे हुए लकड़ी के टुकड़ों को किसी भारी कदम द्वारा कुचले जाने की ध्वनि उसके कानों में भाले की तरह धंसती चली जा रही थी, और हर एक कदम के साथ उसका धैर्य, उसका आत्मसम्मान और उसका साहस सब कुछ बिखरता जा रहा था। काफी प्रयास के बाद वह एक अधूरा शब्द बाहर निकाल सका। ये सब मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, किंतु मैंने इसे बेवजह बहुत लंबा खींच दिया। एक अत्यंत शांत किंतु घातक स्वर में कहा गया, ऐसा स्वर जो स्वयं चीखों को भी निगल जाने की क्षमता रखता था। रक्त से लथपथ रुद्र प्रताप आगे बढ़ा। उसकी आंखों से नीली ऊर्जा की धाराएं बह रही थीं, और होंठों पर सजा वह विकृत ठंडा मुस्कान देखकर सोंजित का रक्त जैसे जम गया। काफी समय हो गया, सोंजित चंद्रपाल, रुद्र ने कहा। उस स्वर में कोई भावना नहीं थी, केवल निर्णय था। तू हरामी। उस मुस्कान को देखते ही सोंजित के चेहरे का रंग उड़ गया। दीवार से चिपकते हुए हताशा में उसने अपना अंतिम दांव खेला। क्या तुम्हें अपने दत्तक पिता का कुछ भी ख्याल नहीं है?
उसे पूर्ण विश्वास था कि अत्यंत पारिवारिक स्वभाव वाला रुद्र प्रताप इस बात से विचलित हो जाएगा, किंतु वह विश्वास मात्र एक भ्रम सिद्ध हुआ। मैंने आशा की थी कि कम से कम अंत में तुम एक पुरुष की तरह मरोगे, रुद्र ने निर्विकार स्वर में कहा। अंत, उस एक शब्द ने सोमजित को यह समझा दिया कि अब उसके द्वारा तैयार की गई कोई भी योजना, कोई भी सुरक्षा, कोई भी सौदा, सब व्यर्थ हो चुका है। वह घुटनों के बल गिर पड़ा, गिड़गिड़ाने लगा। मैंने ये सब अपनी इच्छा से नहीं किया, मैं तो केवल आदेशों का पालन कर रहा था। पर वाक्य पूरा होने से पहले ही उसकी दृष्टि के सामने एक उजली चमक कौंधी और अगले ही क्षण जबरदस्त पीड़ा ने उसके पूरे मस्तिष्क को झकझोर दिया। टूटे हुए दांतों के सफेद टुकड़े रक्त की बौछार में मिलकर फर्श पर गिर पड़े और सोमजित अपनी पूरी तरह चकनाचूर थोड़ी को पकड़कर पशु समान चीखने लगा। मैंने तुम्हें कभी भी असली सरगना नहीं माना, रुद्र प्रताप ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा। रुको रुको, मृत्यु को बिल्कुल समीप महसूस करते हुए सोमजित ने कांपते हाथों से उसकी टांग पकड़ ली। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, पैसा, प्रतिष्ठा, शक्ति, जो चाहो ले लो। यदि तुम्हें सतह की दुनिया में रुचि नहीं तो अधोलोक में भी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि मेरे पीछे कौन खड़ा है। कोई दिलचस्पी नहीं है, कमीने, रुद्र ने उसे ठंडे स्वर में काट दिया। सोमजित ने सिर उठाया और तभी उसने देखा कि रुद्र का दायां पैर ऊपर उठ चुका था। धड़ाम, एक ही प्रहार में उसका शरीर फर्श से टकराया और वह वहीं निष्प्राण हो गया। रुद्र प्रताप ने शव को देखा, चेहरे पर कोई भाव नहीं था। फिर उसने सिर घुमाया और खाली कोने की ओर देखते हुए कहा, अब तक तुम्हें सामने आ जाना चाहिए था। कक्ष में शव के अतिरिक्त कोई और नहीं था, फिर भी रुद्र की दृष्टि ऐसे जमी थी जैसे वहां कोई अदृश्य सत्ता खड़ी हो। अधिक देर तक ये खेल खेलते रहे तो पछताओगे, उसने चेताया। तभी वायु कांपी। जैसा अपेक्षित था, तुमने मुझे पहचान लिया, एक स्वर गूंजा। छिपने का नाटक बंद करोगे या बस बोलते ही रहोगे, रुद्र ने पूछा। मैं बस डरा हुआ हूँ, स्वर बोला। क्रोधित महास्वामी, हाई लॉर्ड के सामने प्रकट होने का मेरा कोई इरादा नहीं है। महास्वामी शब्द सुनते ही रुद्र की आभा और भी गहरी हो गई। अरे अरे, शांत रहिए, मैं आपका शत्रु नहीं हूँ, स्वर घबराकर बोला और विलुप्त हो गया। रुद्र ने गहरी सांस लेकर स्वयं को स्थिर किया। यदि तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ तो यह वार्ता छोटी नहीं होने वाली। सब्सक्राइब करो हेवनली डाउ टेल्स को। रुद्र प्रताप ने गंभीर दृष्टि से उस रहस्यमय दूत को देखते हुए प्रश्न किया। तुम्हें ये कैसे ज्ञात हुआ कि मैं महास्वामी के पद पर आरोहित हो चुका हूँ? टेरेनोन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, मानो ये तथ्य उसके लिए अत्यंत स्वाभाविक हो। जिस क्षण मैंने आपको अपनी आंखों से देखा उसी क्षण मुझे सब कुछ समझ में आ गया। रुद्र प्रताप की आंखों में हल्की सी चमक कौंधी और उसने अगला प्रश्न और भी ठंडे स्वर में किया। तो क्या तुम्हारी स्वामिनी को भी इस विषय में ज्ञान है? संघ भवन की तिजोरी को लूटते समय रुद्र प्रताप ने किसी अनजानी दृष्टि की उपस्थिति अवश्य अनुभव की थी, किंतु उस समय उसने उसे महत्व नहीं दिया था, क्योंकि न तो उसकी परजीवी सत्ता ने किसी असामान्यता का संकेत दिया था और न ही अधोलोक की चेतना ने। किंतु अब टेरेनोन से भेंट के पश्चात ये सब स्पष्ट हो गया था कि उस दिन उसे देखने वाला कोई और नहीं बल्कि यही अधोलोक का कुटिल दूत रहा होगा। टेरेनोन ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी जानकारी मेरी महारानी को न हो, ये तथ्य भी उनके ज्ञान से परे नहीं है। उत्तर अस्पष्ट था, किंतु रुद्र प्रताप ने उस पर और दबाव डालने के बजाय प्रश्न बदलना अधिक उपयुक्त समझा। सोमजित चंद्रपाल के साथ तुम्हारा संबंध क्या था? हम केवल व्यापारिक साझेदार थे, टेरेनोन ने सहज भाव से कहा। वह वस्तुएं जिन्हें उसे आवश्यकता थी हम उसे उपलब्ध कराते थे और बदले में वह हमें वह देता था जो हमें चाहिए था। रुद्र प्रताप की दृष्टि और भी तीक्ष्ण हो गई। जिस संरक्षक का उल्लेख सोमजित कर रहा था, क्या वह अधोलोक की तथाकथित भ्रष्ट रानी ही थी? टेरेनोन ने लगभग उपहासपूर्ण स्वर में प्रत्युत्तर दिया, अधोलोक की महान महारानी उस तुच्छ वानर में भला क्या रुचि लेंगी? तो क्या सोमजित को भूल भुलैया कोर सौंपना तुम्हारी स्वामिनी की इच्छा थी? रुद्र ने बिना भाव बदले अगला प्रश्न दागा। वह कोर केवल व्यापार की सूची में सम्मिलित एक वस्तु मात्र था, टेरेनोन बोला, उसके अतिरिक्त उसका कोई विशेष अर्थ नहीं था। क्या सोमजित के अतिरिक्त भी तुम अन्य मनुष्यों से लेन देन करते हो? रुद्र प्रताप ने पूछा। जब तक मूल्य उपयुक्त हो, टेरेनोन ने बिना झिझक उत्तर दिया। हम किसी से भी व्यापार करने को तत्पर रहते हैं। उत्तर उतने उपयोगी नहीं थे जितनी रुद्र प्रताप ने अपेक्षा की थी, फिर भी उसने प्रश्नों की श्रृंखला जारी रखी और हर बार टेरेनोन बिना विलंब के, बिना घबराहट के उत्तर देता रहा। अंततः जब पूछताछ पूर्ण हुई, रुद्र प्रताप ने स्वयं ही टेरेनोन को जाने की अनुमति दे दी। मेरी महारानी, महान महास्वामी, अजेय विजेता और अपराजित सेनापति में अत्यंत रुचि रखती हैं, टेरेनोन ने विनम्रता से कहा। अब यदि आज्ञा हो तो मैं विदा लेना चाहूंगा। रुद्र प्रताप ने कोई उत्तर नहीं दिया, किंतु टेरेनोन संतुष्ट मुस्कान के साथ ऐसे विलीन हो गया मानो अनुमति पहले ही मिल चुकी हो। उस स्थान को देखते हुए जहां वह अदृश्य हुआ था, मॉरिगन ने अपनी शंका प्रकट की। क्या आपको नहीं लगता कि आपने उसे बहुत आसानी से छोड़ दिया?
यदि वह अपनी स्वामिनी को महास्वामी के विषय में सब कुछ बता दे तो स्थिति जटिल हो सकती है। रुद्र प्रताप ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भ्रष्ट रानी को पहले से ज्ञात है कि मैं महास्वामी बन चुका हूँ, ऐसे में दूत को रोकना या छोड़ना, दोनों ही स्थितियों में ये तथ्य बदलने वाला नहीं था। मॉरिगन ने असंतोष प्रकट करते हुए कहा, वह कोई साधारण दूत नहीं था। अगली बार यदि हम उसे पकड़ने का प्रयास करें तो वह स्वयं को कभी पकड़ने नहीं देगा। इस स्थिति में उसे रोककर उससे हर संभव जानकारी निकाल लेना अधिक बुद्धिमानी होती। रुद्र प्रताप ने सिर हिलाया। टेरेनॉन पकड़ा नहीं गया था क्योंकि वह दुर्बल था, बल्कि इसलिए कि उसने स्वयं को उतना ही प्रकट किया जितना पकड़े जाने के लिए आवश्यक था। विदाई के क्षण में उसकी अद्भुत गुप्त गमन क्षमता को देखकर रुद्र प्रताप को यह बात भली भांति समझ में आ गई थी, न वह स्वयं न ही मॉरिगन उसके बाद उसकी उपस्थिति को महसूस कर पाए थे। इसका अर्थ स्पष्ट था, यदि वह फिर कभी प्रकट होगा तो केवल इसलिए कि वह स्वयं ऐसा चाहेगा। रुद्र प्रताप ये भली भांति समझ चुका था कि टेरेनॉन या उसकी स्वामिनी कोई गहरी चाल चल रहे हैं, और वह जानना चाहता था कि वह चाल क्या है। संभवतः वे महास्वामी की शक्ति के रहस्य की खोज में थे, या किसी ऐसी सत्ता की तलाश में जिसके विषय में स्वयं रुद्र प्रताप अभी अनभिज्ञ था, या फिर वे स्वयं उस शक्ति को हथियाना चाहते थे। ऐसा पहले भी हो चुका था एनाटोलियस, पार्थेनॉन और डेनारियन के साथ। ब्रिंटेस भी संभवतः इससे भिन्न नहीं थी। मेरी पूरी कोशिश इस रहस्य को छिपाने की, और फिर भी लगता है हर गधा महास्वामी के विषय में जानता है। रुद्र प्रताप ने मंद स्वर में बड़बड़ाया। अब उसे वे चेतावनी संदेश भी कुछ हास्यास्पद प्रतीत होने लगे, जो उसे हड़पने वाले की दृष्टि से छिपने की सलाह देते थे। फिर भी ये पुनर्तः हानिकारक स्थिति नहीं थी। जब तक 11वें तल के गण महास्वामी की शक्ति के लोभ में थे, वे 9वें तल को उस हड़पने वाली सत्ता से छिपाने का हर संभव प्रयास करते रहेंगे। यही कारण था कि रुद्र प्रताप ने टेरेनॉन पर महास्वामी की शक्ति का सीमित दबाव डाला, और जैसे टेरेनॉन ने सत्य और अर्ध सत्य का मिश्रण प्रस्तुत किया, वैसे ही उसने स्वयं भी संयम के साथ वैसा ही किया। भ्रष्ट रानी से अभी प्रत्यक्ष टकराव की कोई आवश्यकता नहीं थी, अतः इस समय संयम ही सर्वोत्तम नीति थी। आखिरकार अंत में हंसने वाला ही सच्चा विजेता होता है, रुद्र प्रताप ने शांत निर्विकार स्वर में कहा, और उस रिक्त स्थान को निहारता रहा जहां से टेरेनॉन अदृश्य हुआ था।